नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और हाजिर हूं आज एक खास प्रोग्राम लेकर जिसमें खास मुद्दे पर हम बात करेंगे। जी हां, आज बात मानसिक स्वास्थ्य की। फिजिकल एक्टिविटी हम सबको दिखती है, हम फिजिकली कितना फिट है ये सबको दिखता है और सब इस पर गौर भी करते हैं, लेकिन मेंटली हम कितना फिट हैं इस पर ध्यान देना हम भूल जाते हैं। लेकिन जरूरी होता है, जिस तरह से हमें फिजिकल एक्टिविटी अपनी रखनी होती है, मेंटेन करके रखनी होती है, जिस तरह से हमें दिखता है कि हम फिजिकली कितना फिट हैं, उसके लिए हमें जरूरत ये भी होती है कि हम मेंटली कितना फिट है। हमें इस पर भी ध्यान देने की बेहद जरूरत होती है। जिस तरह से कहा जाता है कि स्वास्थ्य जिस तरह से जरूरी है, फिजिकली फिट रहना जरूरी है, उसी तरह से मेंटली यानी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानना भी जरूरी है। किसी को अगर बुखार आता है, किसी को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर उसे दवा देता है। लेकिन क्या होता है जब कोई हमें नजर आता है कि मानसिक तौर पर वो स्वस्थ नहीं है? क्या हम उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं? वो डॉक्टर साइकाइट्रिस्ट होता है। क्यों हम साइकाइट्रिस्ट को पागलों का डॉक्टर कहते हैं? क्यों हम नहीं मानते कि ये बहुत नॉर्मल है? आज जब इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है, जब लोग भागम भाग में लगे हुए हैं, कंपटीशन है, पब्लिक में इंसान जाता है, पर्सनल रिलेशंस हैं, क्यों जब इंसान परेशान हो जाता है तो हम क्यों साइकाइट्रिस्ट के पास जाना नॉर्मल नहीं समझते? ये बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों पर ध्यान रखना, जहाँ से हम बिल्कुल इन चीज़ों को इग्नोर करते आते हैं। हम देखेंगे कि अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पर एक टैबू है, ये एक सिग्मा है सोसाइटी का कि साइकाइट्रिस्ट के पास पागल ही जाते हैं। जबकि आपको बता दें कि बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल है। डिप्रेशन की अगर हम बात करें या मानसिक स्वास्थ्य पर हम बात करें, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, दो डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनसे आज हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। हमारे साथ डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य जुड़ गई हैं, मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर मोनिका श्रृंगी ऋषि भी हमारे साथ जुड़ी हैं, BBS हैं, MD हैं और साइकाइट्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का मैम स्वदेश न्यूज में। डॉक्टर रूमा, मानसिक स्वास्थ्य, हमने कल भी जब आपसे बात की थी तो मानसिक स्वास्थ्य का जो एक मुद्दा उठा था, वाकई बहुत जरूरी होता है। जब हम ध्यान देते हैं कि हम फिजिकली कितना फिट है, हम सब देखते हैं कि फिजिकली वो इंसान कितना फिट है क्या नहीं, लेकिन क्यों हम मेंटल जो हमारी स्टेटस होता है, जो हमारी हालत होती है, उस पर ध्यान देना इतना जरूरी क्यों नहीं समझते? बिल्कुल, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे मैंने पहले भी बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हेल्थ का डेफिनेशन ही है मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल हेल्थ, है ना। तो शारीरिक स्वास्थ्य निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है हेल्थ का, लेकिन सबसे ज़रूरी है इमोशनल हेल्थ। आपकी मानसिक सही है कि नहीं, आप खुश हैं कि नहीं, आपकी सोचने समझने की जो प्रक्रिया है वो सही है कि नहीं, आप सच्चाई और भ्रम के बीच की फर्क को समझते हैं कि नहीं, आप कितना मोटिवेटेड हैं, आप कितने सोशल हैं, आप कितने पारिवारिक हैं, आप कितना समाज के साथ सामंजस्य बिठा के चलते हैं, ये सब मानसिक स्वास्थ्य के दायरे में आता है। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि हेल्थ, अगर हम कंप्लीटली होलिस्टिकली हेल्दी रहना चाहते हैं तो मानसिक रूप से भी हमें हेल्दी रहना है। और जैसे आपने खुद ही बताया कि 21वीं सदी में भी कहाँ तो हम चंद्रमा और स्पेस में जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ये जो भ्रांति है, ये जो मिथ है कि मनोचिकित्सकों के पास तो केवल जिनका दिमाग खराब है या जो पागल है वही जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा जो इस तरह से मुझसे पूछते हैं, मैं उनसे यही कहती हूँ कि जिनके पास दिमाग होता है वही मनोचिकित्सक तक पहुँचता है, क्योंकि जीवन काल में कभी ना कभी आप किसी ना किसी मानसिक परेशानी से गुजरते हैं, चाहे वो एडोलेसेंट एज ग्रुप में हो, किशोरावस्था के दौरान हो, जब हार्मोनल चेंजेस होती है, जब आप कैरियर बनाने की कोशिश करते, तब आप स्ट्रेस में होते, जब आप रिलेशनशिप में आते तब परेशानियां कई बार आती है, लोगों को डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है। उसके बाद शादी इतना इम्पोर्टेंट है हमारे समाज में, लेकिन आज भी जो है प्री मैरिटल काउंसलिंग जो इतनी ज़रूरी चीज़ है,
आजकल हम लोग सुनते रहते हैं कि किस तरह से रिश्ते टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, परेशानियां आ रही है, डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं। तो आज भी प्री मैरिटल काउंसलिंग, प्री मैरिटल कंसल्टेशन जो इतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए, वो आज भी हमारे देश में नहीं हो पाता है। उसके बाद है पेरेंटिंग काउंसलिंग। शादी हो जाती है, लोग बच्चे पैदा कर लेते हैं, लेकिन बच्चों की परवरिश कैसे करनी है वो उसके लिए कभी नहीं आते कंसल्टेशन के लिए, जिसके चलते आज हम देखते, कल जो अपना मुद्दा भी था कि किस जी। तरह से गैजेट एडिक्शन हो रहा है, इंटरनेट एडिक्शन हो रही है, ये सब। तो हम कैसे पेरेंट बने और कैसे ये पेरेंटिंग स्किल हम में आए, हम कैसे डूज एंड डोंट्स बच्चों तक उसको जो है फॉर्मुलेट करके बताए, वो हमें नहीं पता। और फिर तो सारी बड़ी परेशानियां, बड़ी बीमारियां है ही हैं, जैसे साइकोसिस है, स्किज़ोफ्रेनिया है, मूड डिसऑर्डर है, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है, एडिक्शन है। ये सब जब बहुत चरम उसमें पहुंच जाता है तभी लोग हम तक पहुंचते हैं। और नहीं तो जो आम तौर पे लोग एंजाइटी से गुजरते हैं, फोबिया से गुजरते हैं, उसके लिए आज भी लोग हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं और सोचते हैं ये तो सोच की बीमारी है, इसमें डॉक्टर क्या करेगा। और बहुत आसानी से लोग कहते हैं तुम सोचा मत करो, तुम पॉजिटिव सोचा करो। जैसे आपके पास कोई रिमोट कंट्रोल है पॉजिटिव सोचने का, जैसे आपके पास कोई रिमोट कंट्रोल है नेगेटिव की बटन बंद करने की। नहीं, सोच विचार जो है वो मस्तिष्क से उत्पन्न होती है, और मस्तिष्क शरीर का इतना बड़ा और इतना कृत्रिम हिस्सा है जो हमारे सोच विचारों को, हमारे व्यवहार को, हमारी भावनाओं को, आकांक्षाओं को, मोटिवेशन को, ये सबको कंट्रोल करता है। तो मस्तिष्क के अंदर जो क्रियाएं चलती हैं, जो उसकी न्यूरो हार्मोनल एनवायरनमेंट है, जो उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सर्किटरी है, ये सब में बदलाव आने से हमारी सोच में परिवर्तन आ जाता है। और इसलिए मनोचिकित्सक के पास जाना जरूरी है, क्योंकि भावना, सोच दिमाग से पैदा होती है, कोई आसमान से नहीं कंट्रोल होता है वो। और मस्तिष्क के अंदर की क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए या उसको समझने के लिए, जानने के लिए लोगों के दिमाग में ये होता है कि काउंसलिंग ही सब कुछ है। काउंसलिंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन कई बार जो है ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब हम 21वीं सदी में हैं, हम टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम बिहेवियर प्रॉब्लम्स के लिए, इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए जो है कंसल्ट करने में कतराते हैं, या ये कह लीजिए कि अज्ञान है, जागरूक नहीं है। आप लोगों के माध्यम से जो आप आज प्रोग्राम कर रही हैं शिवाली, मुझे लगता है कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जाएगा लोगों को कि हाँ, मानसिक स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिहेवियर में परिवर्तन देखते हो, किसी में आप देख रहे हो कि उदास है, या गुस्सा, चिड़चिड़ापन है, या जेलसी है, या आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, या काम में, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो समय पे कंसल्ट करें, ये सबसे जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर रोमा, सही बात है। और बहुत सारी बातें भी आपसे करनी है और बहुत सारी चीजें भी आपसे जाननी है। डॉक्टर मोनिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर मोनिका, 4 में से एक व्यक्ति आज के तौर पर अगर हम देखें तो मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहा है, जिसका तकलीफ है कोई ना कोई, क्योंकि कई सारी डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे अभी डॉक्टर रोमा ने भी हमें बताया कि कई तरह की ये स्टेप होती हैं, और कोई ना कोई एक बीमारी ऐसी होती है जो हम सबकी लाइफ से एक ना एक बार होके गुजरी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी को जरूरत है या सभी पेशेंट हो गए हैं, लेकिन एक दायरा होता है कि अगर बहुत वक्त से आपको वही सब जो लक्षण भी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या कुछ हो सकते हैं डॉक्टर्स पे जाने के लिए, लेकिन बात अगर हम बड़ों की करें या बच्चों की करें, चाहे हम 50 साल के एक व्यक्ति की बात करें या फिर हम 6 साल के एक बच्चे की बात करें, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल नहीं होती हैं एज के हिसाब से। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों की अगर हम बात करें तो कितना जरूरी हो जाता है उनके बिहेवियर में हो रहे बदलाव को पहचानना और उसका समय पर ट्रीटमेंट कराना, क्योंकि बच्चे जब बड़े होंगे, अगर वो उसी स्टेज से बड़े होकर आएंगे तो उनकी पर्सनैलिटी बहुत अलग होगी बाकी बच्चों से। जब बड़े हो जाते हैं हम, तो उस समय व्यवहार को कंट्रोल करना उतना आसान नहीं होता। इसीलिए अगर हम कुछ लक्षण बच्चों में बचपन से ही काम कर लें तो काफी हद तक हम इन लक्षणों को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चों में हम देखते हैं कि उनमें बहुत अधिक चिड़चिड़ापन दिख रहा है, या बेवजह ही बहुत गुस्सा उनमें
आपको दिखाई देता है। दूसरी बात, अगर उनमें थोड़ा हिंसक प्रवृत्ति है, जानवरों को नुकसान पहुंचाने की, अ, या बड़ों को किसी भी तरह से हर्ट करने की, या अपने आप जी। को खुद नुकसान पहुंचाने की, या आप देखते हैं कि स्कूल जाने से बच्चा रिफ्यूज कर रहा है, अम, या अर्ली स्टेजेस में देखते हैं कि वो पढ़ाई में उतना अच्छे से एक्सेल नहीं कर पा रहा है, किसी किसी विषय में पीछे छूट जाता है। तो अगर हम शुरुआत से इन सब चीजों पर ध्यान दें, उसके व्यवहार पे, कई बार हम इस व्यवहार को इग्नोर कर देते हैं कि अभी तो बचपन है और इस तरह का गुस्सा हो सकता है, नॉर्मल हो। लेकिन अगर हम देखते हैं कि बच्चा अत्यधिक या तो चंचल है, जैसे कि एडीएचडी में होता है, या ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स में होता है कि अब बहुत लोगों से सोशल कम्युनिकेशन नहीं बना पाता बच्चा। अगर हमें ये सारे साइंस पता चल जाते हैं, बहुत शुरुआत में हम इन पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो हम इन बीमारियों को समय रहते बढ़ने से रोक सकते हैं। जी। तो प्रिवेंशन पे हमें ध्यान देना है इन सिम्टम्स को पहचानते हुए। बिल्कुल डॉक्टर मोनिका, सही बात है, लेकिन डॉक्टर मोनिका, जितना मैं पढ़ रही थी थोड़ा बहुत, मैंने पढ़ा कि न्यूरो होते हैं हमारे दिमाग में, जो जिसको हम केमिकल्स भी कहते हैं, और कभी कभी हम मजाकिया भाषा में बोलते हैं केमिकल लोचा हो गया। अगर ये ज्यादा हो जाता है, साइकोसिस हो जाता है, यानी हाइपर एक्टिव हो जाता है इंसान, अगर ये चीजें हो गई, और अगर कम हो जाता है तो डिप्रेशन का शिकार इंसान हो जाता है। तो कितना जरूरी ये समझना है कि हमें बैलेंस रखना होगा इस चीज को, तभी हम एक नॉर्मल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली बैलेंस जरूरी है, लेकिन काफी हद तक काफी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। ये जो न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस आप बता रहे हैं, ये देखा जाए तो बहुत हमारे कंट्रोल में होता नहीं है। ये सब न्यूरो सर्किट्स अपने आप उसमें चलता रहता है, बट डेफिनेटली इसमें स्ट्रेस का बहुत रोल रहता है, नशे का बहुत रोल रहता है। जो लोग नशे के आदी हैं, उनमें ये बदलाव जल्दी और ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो नशे से बचना है। दूसरी बात, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को बेटर डील करने का तरीका अगर हमें आता है, तो हम इन सब बीमारियों को एक लेवल पर बढ़ने से रोक सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि काफी चीजें बहुत एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, हमारी जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है कि हमें वो बीमारी होने की आशंका कितनी है, कितनी नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स भी हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर मोनिका, जरूरी है कि हम ध्यान में रखें और समय रहते अपने अंदर या अपने आसपास जो भी लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारी फैमिली है, अगर कोई भी बदलाव ऐसा लग रहा है, तो उनसे ये कहने की बजाय कि खुश रहा करो, सब ठीक होगा, हम एक स्टेप आगे बढ़ाएं और उनको साइकाइट्रिस्ट के पास, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट होता है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आप दोनों साइकाइट्रिस्ट हैं, आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो लेना और वो पेशेंट को दिलाना उस वक्त पे बहुत जरूरी होता है। नहीं तो आगे जाकर फ्यूचर में बहुत ज्यादा जब आगे बढ़ जाती हैं चीजें, तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर रूमा, इल्यूजन की अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरह से कई कई स्टेप्स हमने पढ़े कि मानसिक स्वास्थ्य में भी कई तरह की बीमारियां होती हैं, सिर्फ एक चीज नहीं होती है। अगर हम मेंटल इलनेस की बात कर रहे हैं तो कई सारी बीमारियां, उसमें कई सारे स्टेजेस होते हैं। इल्यूजन और हेलुसिनेशन की अगर हम बात करें, तो ये क्योंकि बहुत कॉमन है, ये डिप्रेशन की अगर हम बात कर लें, इल्यूजन की हम बात कर लें, तो बहुत कॉमन आज के टाइम पे ये हो गया है कि ये डिसऑर्डर लोगों को हो रहा हो। कितना जरूरी होता है और क्या होता है बेसिकली, कैसे पता लगाया जाए कि हमें कोई ना कोई ऐसा इम्बैलेंस कुछ हो रहा है, कुछ एबनॉर्मल है? तो आप लोगों अपने स्क्रीन पे लक्षण चला रहे हैं, चाहे वो उदास रहना हो, गुस्सा चिड़चिड़ापन हो, परिवार में टकराव हो, उत्साह में कमी हो, काम में या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, नींद में दिक्कत आ रही है, खान पान में असंतुलन है, नकारात्मक सोच आ रही है, तो ये सारे जो है मूड डिसऑर्डर के लक्षण हैं। एक मैं बहुत ब्रॉड तरीके से आपको ये बताऊं कि अगर हम मानसिक परेशानियों को एक बहुत आम लोगों के लिए अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो अगर किसी के भी व्यवहार में पहले से परिवर्तन दिखाई दे रहा है आपको दिनों दिन, हफ्तों में, कि कोई गुमसुम ज्यादा हो रहा है, बात नहीं कर रहा है या कर रही है, कटा कटा रह रहा है, उसका काम में या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, तो उस चीज को नजरअंदाज ना करे कि हो गया होगा, कोई बात हो गई होगी, दोस्तों से लड़ाई हो गई होगी, पति पत्नी में टकराव, नहीं, किसी के व्यवहार में आप परिवर्तन देख रहे हो,
तो अगर आपके सामने कोई 10 उल्टी करे तो आप उसको छोड़ नहीं देते हो ना, आप सोचते हो कि क्या हो गया, चलो डॉक्टर के पास ले जाए। लेकिन अगर आप लगातार देख रहे हो कि किसी के व्यवहार में गुस्सा, चिड़चिड़ापन आ रहा है, छोटी छोटी बात पे लड़ जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर रहे हैं, मुंह फुला ले रहे हैं, तो इन चीजों को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। नहीं करना है। अगर लगातार हफ्ते दर हफ्ते ऐसे आप में दिखाई दे रहे हैं कि इस तरह का कोई बदलाव आ रहा है, या कोई इस तरह से बातें कर रहा है कि सब मेरे खिलाफ है, मुझे दोस्त लोग चिढ़ाते हैं, मुझे तंग करते हैं, मेरे पीछे लग जाते हैं, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कोई मुझे जो है परेशान करना चाहता है, ये अगर लगातार आपको लगे कि ये बेबुनियाद सी बातें हो रही है, तो बहुत जरूरी है कि आप मनोचिकित्सक के पास पहुंचे। और मनोचिकित्सक आपको सलाह देंगे कि अगर उसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, काउंसलिंग करनी है तो वो खुद करेंगे, या काउंसलर के पास भेज देंगे, या साइकोलॉजिकल असेसमेंट करनी है तो साइकोलॉजिस्ट के पास भेज देंगे। और एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहती हूँ, हमारे प्रदेश में और हमारे जो सिटी है उसमें बहुत लोग सेल्फ प्रोक्लेम्ड काउंसलर्स हैं जिनको कोई बैकग्राउंड नहीं है क्लिनिकल काउंसलिंग की, और कई बार वो गुमराह कर देते हैं। तो आप जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, साइकाइट्रिस्ट है, उनसे जाके मिलिए, वो आपको गाइड करेंगे, ट्रीटमेंट होगी तो वो देंगे, साइकोथेरेपीज की जरूरत है तो इसके लिए एडवाइस करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि लोग जो, जैसे आप हेलुसिनेशंस की बात कर रही हैं ना, साइकोसिस के मरीज होते हैं वो सालों, आज ही अब भी आपका ये प्रोग्राम शुरू होने के पहले मेरे पास एक लेडी आई जो 15 साल से वो परेशान है, जिसको हेलुसिनेशंस होते हैं, कानों में आवाजें आती है, डर लगता है, उसे लगता है कि उसके बच्चों को कोई मार डालेगा, कोई नुकसान पहुंचाएगा। और उनको काउंसलर्स इतने सालों से जो है गुमराह कर रहे थे कि हम काउंसलिंग करके ठीक कर देंगे, काउंसलिंग करके ठीक कर देंगे। नहीं, ये ब्रेन की, जैसे आप बता रही थी न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात, ये न्यूरो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। और एक और चीज मैं बताऊं, हेलुसिनेशंस और इल्यूजन में फर्क क्या है। अगर आप रस्सी पड़ी है ना, और आप सोचे कि ये तो सांप है, तो ये इल्यूजन है, ठीक है। लेकिन अगर रस्सी है ही नहीं और आपको लगता है कि सांप है, तो वो हेलुसिनेशन है। तो हेलुसिनेशन बहुत तरीके की होते हैं, जैसे कुछ है नहीं लेकिन आपको दिखाई दे रहा है, तो वो विजुअल हेलुसिनेशन से कोई आवाजें नहीं आ रही है लेकिन इंसान को सुनाई दे रही है। आप कई बार रास्तों से देखेंगे कि कोई अकेले में बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा है, उसकी लटे जटे अनक्लीन है, अनहाइजीनिक है, तो ये स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स है। और ये सब ठीक हो सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों में जागरूकता नहीं है, हमारे समाज में जागरूकता नहीं है। इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है कि इमोशनल हेल्थ के बारे में बातें करें। आज मैं बहुत अच्छी चीज बताना चाह रही हूँ कि अभी जैसे ओलंपिक्स चल रहा है, तो हर टीवी चैनल में ओलंपिक्स के दौरान खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातें हो रही है। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये जागरूकता फैलाने की, बढ़ाने की। तो मैं शिवाली आपको बोलना चाहूंगी कि ये एक नोबल कॉज है। आप देखो आजकल हर दिन जो है हर 40 सेकंड में एक इंसान की मौत होती है, किसी शारीरिक बीमारी से नहीं, आत्महत्या से। आत्महत्या के बारे में हम तभी सुनते हैं जब कोई नामी ग्रामी इंसान सुसाइड कर लेता है, चाहे वो कोई एक्टर हो या चाहे वो कोई बड़ा बिजनेस टाइकून हो या कोई पॉलिटिशियन हो, कोई आईएएस या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंसान हो। लेकिन उसके अलावा हर 40 सेकंड में एक आत्महत्या होती है। तो लोग जो है डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर्स, ये इतना कॉमन है, पर नहीं, लोग नजरअंदाज कर देते। स्कूल्स में टीचर्स की सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम होनी चाहिए, क्योंकि टीचर्स बहुत आसानी से 40 बच्चों में 30 बच्चों में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस बच्चे में डिप्रेशन के लक्षण दिखाई दे रहे, किस बच्चे में मूड डिसऑर्डर के लक्षण दिखाई दे रहे, या किस बच्चे में प्रोड्रोमल साइकोटिक सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। तो टीचर्स का अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। और मैं एक बात और आप लोगों के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि इंडियन साइकाइट्रिक सोसाइटी जो एक नेशनल बॉडी है, उसकी मैं नेशनल हेड हूँ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ की, विमेन्स मेंटल हेल्थ की, पब्लिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस की। तो जो है हम लोग स्कूल्स में जाके यही बात कर रहे हैं कि टीचर्स का जो है इमोशनल हेल्थ सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स होनी चाहिए। कॉलेजेस के मैनेजमेंट और फैकल्टीज को पता होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अधिकांश 80 से 90% मानसिक बीमारियों के लक्षण छुटपन से ही दिखाई देते हैं, किशोरावस्था या उसके पहले से ही दिखाई देते हैं।
तो कितना जरूरी है जागरूकता होना, कितना जरूरी है स्कूल मेंटल हेल्थ, चाइल्ड मेंटल हेल्थ समझना। मैम, क्योंकि आपने बच्चों की हेल्थ की बात की है, तो एक पॉइंट मैं आपसे ज़रूर यहाँ पर समझना चाहूँगी, और मुझे लगता है कि दर्शक भी, क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम कई आंकड़े उठाकर देखें मैम, तो सेक्सुअली अब्यूज़ जो एक वर्ड निकल कर आया है, हर मतलब ऐसा कहा जाता है कि हर दूसरे घर के बाद एक बच्चा इसका शिकार हो रहा है, और ये फैक्ट है। जब आंकड़े की अगर हम बात करें तो वो बचपन से ही वो चीज़ें होती है। जिस तरह से हम इन डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, जिस तरह से आप बताए हैं कि बच्चों में वो प्रॉब्लम भी हो जाती है, धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं, जब उनको समझ होती है, और जब वो ये सोचते हैं कि क्या हुआ था और कैसे क्या जो भी चीजें थी, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के एक कोने में रह जाता है, और उसकी वजह से काफी परेशानी भी होती है। तो ऐसे में कितना जरूरी ये हो जाता है कि पॉजिटिव माहौल बच्चों को घर पर ही मिले, ताकि जो भी चीजें हुई हैं वो तुरंत अपने पेरेंट्स को या किसी ऐसे इंसान को जो उनके घर में है, फ्रेंड्स को बता सके। और कितना नॉर्मल वो बिहेवियर होना चाहिए कि यार, अगर हम किसी को फोन करके बोलते हैं कि मैं आज ठीक नहीं फील कर रही हूँ, या मुझे आज फीवर है, तो हम क्यों नहीं बोल सकते कि मैं बहुत दिनों से ठीक नहीं फील कर रही हूँ, मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने उठाया। आप को सुन के हैरानी होगी कि सेक्सुअल अब्यूज जो है, चाहे वो मॉलेस्टेशन हो, छेड़छाड़ हो, अटेम्प्ट टू रेप हो, ये इतना कॉमन है। और अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा जो इसके विक्टिम्स होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं, लड़कियां भी लड़के भी। लेकिन क्या होता है, ये सबसे ज्यादा अनरिपोर्टेड होती है। क्यों? क्योंकि सेक्स क्राइम्स तभी रिपोर्ट होती है जब बाहर वाला कोई बहुत ऐसा बहुत हीनियस क्राइम हो जाता है, मर्डर हो जाती है रेप के बाद, या अनजान रास्ते में अनजान लोगों से होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेक्सुअल क्राइम्स जो होती है, सबसे कॉमन जो है 80% का मैं बोलूंगी कि सेक्सुअल क्राइम्स जो होती है वो घरों के अंदर होती है। वो जान पहचान, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्तों, इनके द्वारा होती है, और बच्चे इसके सबसे ज्यादा विक्टिम्स होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बात कर रही थी ना, कि हम लोग प्री मैरिटल काउंसलिंग की बात ही नहीं करते, हम प्री पेरेंटिंग मतलब पेरेंटिंग काउंसलिंग की बात ही नहीं करते। तो माँ बाप बच्चे तो पैदा कर देते हैं, जब अब उन बच्चों की परवरिश कैसे करें, इनकी कोई गाइडेंस उनको नहीं मिलती है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि नए माँ बाप ये जाने समझें, और उनको ये गाइडेंस दी जाए कि आप 6 महीने के बच्चे को कैसे आप जो है 1 साल के बच्चे को आप कैसे सेफ्टी के बारे में बताओगे, 2 साल के 3 साल के बच्चे को किस तरह से आप बताओगे। क्योंकि आप तो मीडिया में है, आपको पता ही है, 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चों के साथ जो है सेक्सुअल क्राइम्स होती है। तो उन बच्चों को तो पता ही नहीं है। 13-14 साल की लड़कियों के साथ होता है, उन्हें पता ही नहीं है उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उन्हें किसको बताना है, उन्हें कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो जब तक हम खुल के इन चीजों के बारे में बात नहीं करें कि घर के अंदर, घर के, हम लोग हमेशा क्राइम के बाद हम लोग लॉ है कि नहीं, पुलिस क्या कर रही है, क्या सजा मिलेगी कि नहीं, इनकी बातें करते। लेकिन वो क्राइम तो हो चुका, जो विक्टिम है वो तो भुगत चुकी। तो हमें बहुत जरूरी है कि छुटपन में पेरेंट्स के द्वारा बताया जाए कि आपकी बॉडी आपकी अपनी है, ये इसको कोई टच नहीं कर सकता। छोटे बच्चों को गाल या हाथ पकड़ने के अलावा, अगर कोई भी माँ के अलावा, बहन के अलावा अगर कोई भी पकड़ता है, छूता है सिर या हाथ छोड़ के, तो वो सही नहीं है। वहां से भागना है या चिल्लाना है, ये हम नहीं बात करते। हमें लगता है कि हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी तो खुद ही समझ जाएगी। नहीं, जब तक बहुत सारी चीजें हो चुकी होती हैं। 1 out of 4 girls and boys have been sexually molested. ये तो मतलब कम आंकड़ा है। मोस्ट ऑफ द जो बच्चे होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से सेक्सुअल क्राइम के शिकार होते हैं, चाहे वो एक बैड टच से हो, या प्राइवेट पार्ट्स को टच करने से हो, है ना, किसी भी तरह के, या कोई आपको इशारे ही कर रही है। सारे क्राइम्स के अंदर में आते। लेकिन पेरेंटिंग काउंसलिंग नहीं होती है, तो पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चों की कैसे परवरिश करनी है, किस उम्र की बच्ची के साथ क्या उसको शेयर करना है, क्या उसको बताना है। क्योंकि पेरेंट्स में खुद में हिचक है, उन्हें किसी ने नहीं बताया।
तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नेशनल हेड हूँ चाइल्ड मेंटल हेल्थ की, यूथ मेंटल हेल्थ की, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को बहुत ज़रूरी है सेक्स एजुकेशन देना, और सेक्स एजुकेशन घर से शुरू होता है। शायद सरकार सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में ना करे, घर के बहुत अंदर माँ अहम बाप बात का है मैम, बहुत और बहुत अहम मुद्दा भी है जो आपने बताया। बहुत अहम बातें हैं, क्योंकि जरूरी है और सही बात है। बच्चों को जो शिक्षा, जो माहौल घर में मिल सकता है, वो बाहर कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन डॉक्टर मोनिका, जिस तरह से लगातार बात की जाती है, डिप्रेशन की बात करें, हम मेंटल इलनेस की बात करें अगर, तो क्यों साइकाइट्रिस्ट के पास जाना इतना बड़ा सिग्मा हो गया है? अगर कोई जाता भी है कि हम साइकाइट्रिस्ट के पास होके आए हैं, तो कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार ही ऐसी बातें करने लगते हैं कि अरे ये तो पागलों के डॉक्टर के पास गए थे, थोड़ा सा संभलना और बाकी ऐसी चीजें। तो क्यों इसको कम करना, इसको खत्म करना कितना जरूरी है, ये समझना कि ये नॉर्मल है। अगर आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एबनॉर्मल हैं या आप पागल हैं। मैं इसमें यही बोलना चाहूंगी कि तुमने मुझे बताया उसको नहीं थी, तो मैं रेफर। डॉक्टर मोनिका, आप तक आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद कुछ नेटवर्क इशू है। लेकिन डॉक्टर रोमा और डॉक्टर मोनिका, जिस तरह की बातें आज आपने हमें बताई हैं और जिस तरह की बहुत कुछ हमने अपने अंदर भी चीज़ें, मैं भी ये सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी या बाकी दर्शकों को भी, जो भी देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं एक सोच वो वहां तक पहुंची होगी। चाहे पेरेंट्स की हम बात करें या फिर किसी की भी इस तरह से युवाओं की हम बात करें, तो सबको ये सोचना होगा और सबने ये सोचा भी होगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि कितना कुछ जरूरी है ये सोचना, कितना कुछ जरूरी है ये ध्यान देना कि वो किस तरह से मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि मानसिक स्वास्थ्य की बात करना बुरा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें, जिसको आप केमिकल लोचा कहते हैं, कुछ चीजें जो एबनॉर्मल है, प्लीज जाएं साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करें। कुछ बुराई नहीं है इसमें। मुझे दीजिए इजाजत, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।